हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे बच्चे को एक बार वायरल फीवर हुआ एंड मैंने एक रात नोटिस किया कि वो फास्ट ब्रीदिंग कर रहा है। एज अ पेरेंट हम पैनिक हो सकते हैं इस सिचुएशन में, बट एज अ मेडिकल प्रोफेशनल मुझे आइडिया था कि ये क्या हो रहा है। तो हम उस रात में रुके एंड नेक्स्ट डे हमने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट किया। बट ऐसी कुछ चीज़ों का आइडिया शायद आपको नहीं होगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 सिचुएशन शेयर करूंगी जो कि कोल्ड कॉफ में हम बच्चों के साथ रेगुलर बेसिस पे देखते ही हैं। इस वीडियो से मैं सेल्फ डायग्नोसिस या सेल्फ ट्रीटमेंट प्रमोट नहीं कर रही हूँ। मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि आपको अवेयरनेस हो जाए कि ये चीजें होती हैं, आप थोड़ा पेशेंस के साथ बच्चे को हैंडल कर सकें। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सिचुएशन नंबर 5 जो कि बहुत रेयर है और मैंने अपने बच्चे में देखा हुआ है और इसको देखकर कोई भी पेरेंट डर सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो केस नंबर 1 होता है जब बच्चे को सिंपल रनिंग नोज है या फिर ब्लॉक्ड नोज है, मतलब नाक बह रहा है या फिर नाक बंद हो गया है। तो ये बहुत ही माइनर सा इशू है, इसमें बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। जस्ट 2 चीज़ पे ध्यान रखिए कि बच्चा हाइड्रेटेड रहे, यानी कि बच्चे को बहुत सारा फ्लूइड्स दीजिए। दूसरा, बच्चा इस टाइम पे ना खाना नहीं चाहेगा क्योंकि नाक ब्लॉक रहता है, तो बच्चा माउथ ब्रीदिंग करता है। तो जब आप खाना देंगे तो बच्चे की सांस रुकती है। तो अगर आप लिक्विड डाइट देते हैं बच्चे को तो वो हाइड्रेटेड भी रखेगा और थोड़ा बहुत बच्चे में न्यूट्रिशन भी जाएगा, जैसे कि वार्म दाल हो गया। उसके बाद सेकेंड सिचुएशन आता है जिसमें कि ब्लॉक नोज, रनिंग नोज भी रहेगा और साथ में फीवर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि जब 100 के ऊपर फीवर जाएगा तब आपको फीवर का मेडिसिन देना है। तो आपको जैसे एडवाइस किया गया है वो करना है। मैं यूजुअली फीवर को बहुत बढ़ने नहीं देती हूँ। तो फर्स्ट टाइम मुझे गर्म लगता है अगर मेरे बच्चे का सर, तो मैं उस टाइम पे ही उसको फीवर का मेडिसिन दे देती हूँ। और इसके अलावा हाइड्रेशन मेंटेन करना है, यानी कि प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स देना है। फीड एज मच एज पॉसिबल, मतलब जितना बच्चा खा सकता है उसको खिलाइए और जितना रेस्ट करा सकते हैं आप बच्चे को रेस्ट कराइए। वायरल फीवर यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होता है, मतलब वो अपना कोर्स कंप्लीट करके ही जाएगा। अगर वो 5 डेज का इन्फेक्शन है तो 5 डेज वो कंप्लीट करके जाएगा। तो हमारा ट्रीटमेंट जो भी होता है वो सिर्फ सिम्टम्स ठीक करने के लिए होता है, ताकि बच्चे को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए सिम्टम्स से। तो सेकेंड सिचुएशन को भी आप बहुत आराम से हैंडल कर सकते हैं। अब आते हैं हम थर्ड सिचुएशन पे, जिसमें कि कोल्ड भी रहेगा, यानी कि ब्लॉक नोज रहेगा, फीवर रहेगा और साथ में कॉफ भी रहेगा। यहाँ पर भी आपको सेम चीज फॉलो करना है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स देना है, जितना खिला सकते हैं खिलाइए बच्चे को। आपके डॉक्टर आपको कोई कफ सिरप एडवाइस कर सकते हैं, कोई डीकंजेस्टेंट एडवाइस कर सकते हैं, तो वो आप बच्चे को दे सकते हैं। नाइट टाइम कॉफ के लिए आप कुछ होम रेमेडीज भी यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे जो चीज काम करती है वो है हनी। मैं अगर बच्चे को 2 पिलो पे सुलाती हूँ तो उसका कॉफ थोड़ा बहुत रुक जाता है। उसको करवट पे सुलाएंगे तो भी उसका कॉफ थोड़ा सा रुक जाएगा। सीधे सोने से क्या होता है कि बच्चे का जो भी नेजल सिक्रीशंस होता है, मतलब जो नोज में जो ब्लॉक चीजें होती हैं, वो पीछे की तरफ जाता है गले में और वो भी खांसी कर सकता है, जिसको पोस्ट नेजल ड्रिप बोलते हैं। तो आप उसको अवॉइड करने के लिए बच्चे को करवट पे सुलाइए, वार्म वाटर दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि एंटीबायोटिक देने से क्या होगा, एंटीबायोटिक दे या नहीं दे। वायरल में एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। वायरल की वजह से सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो जाता है, उसको अवॉइड करने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। अगर आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं एंटीबायोटिक तो ठीक है। मेरा जो खुद का क्राइटेरिया है वो ये है कि फीवर अगर 3 दिन के बाद भी आ रहा है, कॉफ बढ़ता चला जा रहा है, तो मैं इमीडिएटली एंटीबायोटिक स्टार्ट करती हूँ अपने बच्चे का। तो आपके डॉक्टर जैसा एडवाइस करेंगे आपको वैसा ही करना है। बस इतना ध्यान रहे कि एंटीबायोटिक कोई रामबाण नहीं है कि वो स्टार्ट कर दिया तो बच्चे का वायरल ठीक हो जाएगा, उसके बाद भी 2-3 दिन तक बच्चे को फीवर आ सकता है। सिचुएशन 4 में, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सर्दी खांसी के साथ साथ बच्चे को शैलो ब्रीदिंग होने लग जाएगा, यानी कि बच्चा फास्ट ब्रीदिंग करता है। तो जब मैंने ये फर्स्ट टाइम नोटिस किया था अपने बच्चे में तो रात का टाइम था और मैंने देखा कि उसका जो पेट है वो बहुत ही फास्ट ऊपर नीचे हो रहा है। तो बेसिकली वो शैलो ब्रीदिंग था, फास्ट ब्रीदिंग था, बट बच्चा पीसफुली सो रहा था, कंफर्टेबल था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि बच्चा अगर कंफर्टेबल है तो इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये चीज नोटिस कर रहे हैं अपने बच्चे में तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना ही है। अब फास्ट ब्रीदिंग का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे को न्यूमोनिया ही हुआ है। बच्चे के जो एयरवेज होते हैं ना बहुत सेंसिटिव होते हैं, स्पेशली 5 साल से कम बच्चों के होते हैं। तो उसको रिलैक्स करने के लिए आपके डॉक्टर कुछ नेबुलाइजर देते हैं या फिर पंप्स देते हैं, तो उससे वो उनको रिलीफ मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम जब आपको ये ट्रीटमेंट मिल जाता है ना, तो नेक्स्ट टाइम जब बच्चे को अगर इस तरह से होगा तो आप प्रिपेयर्ड रहेंगे कि ये चीजें मेरे बच्चे को होती रहती हैं, हमेशा रेडी रहेंगे उस चीज के लिए। एज के साथ साथ यानी कि 5-6 साल जब तक बच्चा अप्रोच करता है ये चीजें कम होती चली जाती हैं। सिचुएशन नंबर 5 आता है जो कि बहुत रेयर है, बट मैंने अपने फर्स्ट बच्चे के टाइम पे ये चीज फेस किया हुआ है। तो सीवियर वायरल हुआ था, एंटीबायोटिक चला। 2-3 दिन के बाद जब वो रिकवर कर रही थी तो नेक्स्ट डे जब वो मॉर्निंग में उठी
तो वो चल नहीं पा रही थी, वो अपने 3 साल की थी एंड वो क्रॉल करने लग गई। तो 3 साल का बच्चा जब आपके सामने क्रॉल करेगा तो डेफिनेटली आप डरेंगे। और मैंने भी इसके बारे में नहीं सुना था तो मैं भी डर गई थी उस टाइम पर। और वो अपने टोज़ पे वॉक कर रही थी, पर 15 मिनट्स या आधे घंटे ऑब्जर्व करने के बाद वो ठीक हो गई। उसके बाद दोपहर में जब वो फिर से सोई, उसके बाद सो के उठने के बाद उसको फिर से वही चीज़ हुआ। तो मुझे ये तो आइडिया लग गया कि जब भी वो रेस्ट ले रही है उसको ये पेन हो रहा है। तो बेसिकली एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं बेनाइन एक्यूट मायोसाइटिस। ये वायरल फीवर के रिकवरी के टाइम पे होता है, या फिर जब बच्चा वायरल इन्फेक्शन से रिकवर कर जाता है उसके नेक्स्ट डे से ये सिम्टम स्टार्ट होता है, और ये सिर्फ 1-2 दिन ही रहता है। लेकिन आप अगर ये चीज़ देखते हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। और भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसको रूल आउट करना होता है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि इस तरह से होता है तो आप शायद इमीडिएटली पैनिक न करें, और जब भी आपको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलता है आप जाके मिल सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करना था, ताकि आपको भी अवेयरनेस हो जाए और आपको बिल्कुल इमीडिएटली पैनिक सिचुएशन आपके साथ ना हो। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस तरह के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।